हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता आप सभी मस्त हैं और स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का इसमें क्लास 10th का जो हिंदी का मॉडल पेपर बी, मतलब हिंदी बी का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन सभी का आंसर देखेंगे। आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। और हिंदी भी में से स्टूडेंट्स कम है दोस्तों, अगर इसमें आप लोगों का अच्छा प्यार मिला तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा, ठीक है। तो सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, जितने सारे हिंदी बी के स्टूडेंट हैं, ताकि तब सभी तक ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए देख लेता हूँ क्या क्या इसमें सवाल है। दोस्तों बता दूं, ये जो जितने आंसर आप लोग देखेंगे, मेरे एक दोस्त ने सारा आंसर यहाँ पर बनाया है, तो मैं उस दोस्त को थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक आप लोग का पैसेज टाइप का दिया है गद्यांश, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। पड़ोसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, पड़ोस का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। आप लोग यहाँ पढ़िएगा तो आप लोग आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, पड़ोसी क्या है? पड़ोसी सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए वह उतना ही आवश्यक है। मतलब पड़ोसी होना क्या बहुत ही आवश्यक है, पड़ोसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी के साथ सामंजस्य बिठाना हमारे हित में है, क्यों? तो पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ न कुछ सामंजस्य तो बैठाना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब पड़ोसी का चुनाव जो है दोस्तों हम लोग के हाथ में नहीं रहता है कि कौन पड़ोसी होगा कौन नहीं। हम लोग जहाँ घर होगा वो तो अगल वाला तो पड़ोसी होंगे। अब पड़ोसी को हम लोग थोड़ी बदल सकते हैं, तो हम लोग के लिए हित में क्या होगा कि हम लोग उससे तालमेल मिला कर रहे हैं, तालमेल बैठा कर चले, ताकि सामंजस्य बैठा कर चले, ताकि कभी जब जरूरत पड़े तो वो आकर हमारी मदद कर सके या हम उसकी जाके मदद कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो पड़ोसी का महत्व दोस्तों इसमें मेन है, तो पड़ोसी का महत्व इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें देखिए, निर्देशानुसार उत्तर देना, यानी कि वह खास कर सो गया, या फिर इसके और में और एक सवाल है कि पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती कराया, इसका संयुक्त वाक्य हो गया इस सेंटेंस का। तो किसी एक का जवाब देना था तो मैं एक का ही दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों के नाम लिखने बोला है, या फिर जिस वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रचना की दृष्टि से इस पर क्वेश्चन का जवाब दिया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट खंड ग में हम लोग चले आते हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक से आप लोग का पहला सवाल है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। और इसी के और में और एक सवाल है कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ठीक है, इस गीत में सर का कफन बांधना किस और संकेत करता है। तो देखिए, सर हिमालय वाला मैं जवाब दे रहा हूं आप लोग को कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। क्या सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मतलब क्या जो भारत का मान है उसको हमने गिरने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। जिसमें भारत के मान सम्मान की बात हो रहा है इस पंक्ति में। भारत चीन युद्ध हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर ही लड़ा गया था। भारतीय सैनिक ने अपना प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। भारत के सैनिक हर पल देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साहस की अमर गाथा से हिमालय की पहाड़ियां आज भी गुंजमान हैं। यानी कि भारत के जो सैनिक है वो न ठंडी देखते हैं, न गर्मी, न बर्फ देखता है, न आग, ठीक है। अपने देश की रक्षा के लिए वो कहीं भी कूद जाता है, और जिस प्रकार उसने यहाँ पर अपने देश की रक्षा किया, तो उसी के बारे में ये वाला लिखा हुआ है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यानी कि भारत का गौरव और गर्व की गाथा जो है यहाँ पर उसको झुकने नहीं दिया, मान सम्मान को बनाए रखा। नेक्स्ट है दोस्तों, आत्मत्राण कविता हमें क्या संदेश देती है। तो देखिए, आत्मत्राण कविता में कवि मनुष्य को भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए कहता है। आत्मत्राण कविता के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे सब लोग हमें धोखा देते हैं, सभी दुख हमारे चारों ओर घूमते हैं, परंतु ईश्वर पर हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत बने रहना चाहिए। उनके अनुसार जीवन में थोड़ा सा दुख आते ही मनुष्य का भगवान पर से विश्वास हट जाता है। कवि अपने आराध्य से आत्मबल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना कर रहा है कि कवि ईश्वर से चाहता है कि वह उसे उतना आत्मबल दे कि वह स्वयं मुसीबतों का सामना कर सके और उन पर विजय पा सके। दुखों में भी ईश्वर को ना भूले, उसका विश्वास अटल रहे।
कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि स्वयं मुसीबतों का सामना करना चाहिए और उन्हें जीतना चाहिए। मतलब यहाँ पर वही कह रहा है कि हम लोग का थोड़ा सा मुसीबत आता है, भगवान पर भरोसा हट जाता है। जबकि आप लोग मतलब कभी यही कह रहा है कि भगवान इतना शक्ति दे हमें कि हम अपनी मुसीबतों का सामना हम खुद कर लें और उस पर विजय हासिल करें। ठीक, तो आत्मत्राण कविता में यही कहा गया है कि आत्मत्राण मतलब अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है वो रहकर हम लोग किसी भी मुसीबत से जीत हासिल करें। अचूमेलव कौन था या सुलेमान में कौन कौन से गुण थे? तो देखिए, सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे मानव जाति के राजा होने के साथ पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वे इनकी भाषा समझते थे तथा सबका भला चाहते थे। नेक्स्ट सवाल है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आशय है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में उन्नति होती है। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे या भविष्य की योजनाएं ही बनाते रहेंगे तो दोनों बेमानी या निरर्थक हो जाएंगे। मतलब क्या, अगर हम लोग हर वक्त अपने भविष्य के बारे में सोचते रहे या फिर जो बीत चुका उसके बारे में सोचते रहे तो वर्तमान में हम लोग जी नहीं पाएंगे। बल्कि आज अपना बेस्ट दीजिए, आपका भविष्य ऐसे ही अपना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज आपका वर्तमान जैसा है उसी पर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। हम भूतकाल से शिक्षा लेकर तथा भविष्य की योजनाओं को वर्तमान में ही परिश्रम करके कार्यान्वित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया है ताकि मनुष्य तनाव रहित मुक्त रहकर स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन बिता सकेंगे। तो दोस्तों, वर्तमान और वर्तमान तो हमारे हाथ में है, भविष्य और भूत हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान में हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमारे हाथ में है। और आप आज वर्तमान में क्या करोगे ये आपका कल भविष्य डिसाइड होगा। तो वही चीज़ आप लोग अगर एग्जाम से रिलेटेड में जुड़े तो आज आप कितना मेहनत करते हो, आज आप कितना पढ़ते हो, ये आपका कल का भविष्य डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेगा, आप कितना सफल होगे। ठीक है, और ऐसे तो यहाँ पर मार्क्स कोई पाबंदी नहीं, लेकिन हाँ आपको ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान आपको लेना चाहिए। तो पढ़िए अभी तक एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आए, अभी आपका फर्स्ट एम है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे? तो देखिए, हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा, क्यों दोनों एक ही श्रेणी के लगे। उनके भाइयों की पत्नियों ने कुछ दिन तक हरिहर काका का ध्यान रखा, फिर बची कुची रोटियां दी, नाश्ता नहीं देते थे। बीमारी में कोई पूछने वाला भी न था। जितना भी उन्हें रखा जा सकता था उनकी जमीन के लिए था। इसी तरह महंत ने एक दिन तो बड़े प्यार से खातिर की, फिर जमीन पर ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए कहने लगे। काका के मना करने पर उन्हें अनेक यातनाएं दी, अपहरण करवाया, मुंह में कपड़ा ठूसकर कोठरी में बंद कर दिया, जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया गया तथा उन्हें मारा पीटा गया। इस तरह दोनों ही केवल जमीन जायदाद के लिए हरिहर काका से व्यवहार रखते थे, अतः उन्हें दोनों एक ही श्रेणी के लगे। मतलब दोनों क्या, बस अपने फायदा के लिए, जमीन पाने के लिए बस उसको रखते थे। तो इसलिए दोस्तों हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में लगने लगे थे। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग के विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध करना, या फिर आप लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करें तो अपने मित्र को पत्र लिख सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखने वाला लिखा है। परीक्षा भवन, या अपना एड्रेस भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा भवन आप, ठीक है, या फिर अपना एड्रेस भी दे सकते हो। दिनांक दे देना, प्रिया मोहन आपके दोस्त का नाम है। आशा करता हूँ कि तुम एकदम स्वस्थ होंगे, तुम्हारे परिवार में भी सब ठीक होंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, हिंदी है। मेन दोस्तों ये हेडिंग याद रखिए। ठीक है, जो भी लेटर आएगा ये तो थोड़ी कि यही लेटर आ जाएगा, आ भी सकता है, बट अगर ये लेटर नहीं है तो आपको हेडिंग याद रखना पड़ेगा। ये हेडिंग देना ही है, इतना हेडिंग चेंज नहीं होगा अगर इसके रिकॉर्डिंग रिलेटेड रहता है। हाँ, ये वाला चीज़ यहाँ पर चेंज हो सकता है, तो आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिए और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेटर आता है तो आप लोग यहाँ छाप दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या है, लास्ट में लिखिए तुम्हारा प्यारा मित्र, जो भी ये नाम आपका, मंतोष संतोष। नेक्स्ट दोस्तों खंड घ है और इसमें आप लोग को बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, पुस्तकालय का महत्व लिखिए या फिर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ। तो मैंने पुस्तकालय का महत्व पर लिखने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए, पुस्तकालय का अर्थ पूछा है, पुस्तकालय के नियम एवं उसका सदुपयोग, पुस्तकालय की ज्ञान प्राप्ति में भूमिका, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, एक करके। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुस्तकालय क्या है, तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद की भाषा में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ लिखना, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या है, प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति इतनी उन्नत नहीं थी और साथ ही पुस्तकों का भी अभाव था। इसलिए पुस्तकालय की स्थापना की गई जहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी।
ताकि सभी लोग आकर उन पुस्तकों से ज्ञान अर्जित कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम साबित हुआ। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में धर्म, साहित्य, वाणिज्य, कला, विज्ञान पत्रिकाएं, बच्चों के मनोरंजन के लिए ज्ञानवर्धक एवं चुटकुलों की किताब, सब में कॉमा कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। धर्म, साहित्य, वाणिज्य, कला, विज्ञान पत्रिकाएं, बच्चों के मनोरंजन के लिए ज्ञानवर्धक एवं चुटकुलों की किताब और पुराने ग्रंथ आदि सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है। पुस्तकालय में कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी इच्छा के अनुसार किताबों का चयन करके उसे पुस्तकालय में बैठकर पढ़ सकता है। कुछ पुस्तकालय में किताबें कुछ समय के लिए घर पर ले जाने के लिए भी दी जाती है। पुस्तकालयों के कारण नई नई किताबें पढ़ने वाले जिज्ञासु लोग और ज्ञान की वृद्धि करने वाले विद्यार्थी को बहुत अधिक लाभ हुआ है, ठीक है। तो पुस्तकालय में जाकर पढ़ सकते हो, हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सभी वो चीज़ किताबें खरीद नहीं सकते हैं तो वो लोग जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ पुस्तकालय में कर सकता है, ठीक है। इस पुस्तकालय यही है। पुस्तकालय के नियम एवं उसका सदुपयोग। पुस्तकालय के कुछ नियम भी होते हैं दोस्तों, क्या क्या देखिए। पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते समय शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है। दोस्तों आप लोग अगर देखे होंगे कहीं पर कि पुस्तकालय हमेशा शांत रहता है, वहाँ पर किसी को बात करने का अलाउ नहीं होता है। बिल्कुल शांत रह के पढ़िए, ठीक है, ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो आपके कारण। पुस्तकालय की किताबों और पत्र पत्रिकाओं को फाड़ना एवं लिखना सख्त मना है। पुस्तकालय की किताबों को लिख नहीं सकते, नहीं फाड़ सकते हो, ठीक है। पढ़िए, रखिए, घर जाइए। पुस्तकालय में शोर शराबा मचाने पर आपको कुछ करने से निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ली गई किताबों को नियमित अवधि में वापस लौटाना आवश्यक है। मतलब जिस टाइम इंटरवल के आप किताबें लेते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर लौटा देना पड़ता है। अब पुस्तकालय के लाभ, ये तो लाभ आप लोग तो जानते ही कितना सारा लाभ होगा। तो देख लीजिए, पुस्तकालय से हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाली किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किताबें पढ़ने से मन एकाग्र रहता है, क्योंकि पुस्तकालय कक्षा एकदम शांत होती है, तो आसानी से आप लोग ध्यान को शांत करके पढ़ सकते हो। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। मंथली कुछ चार्जेस लगते हैं, 10, 20, 50, 100 इतना ही। पुस्तकालय में सभी वर्गों के लोगों को किताब पढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ लाभ आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, आप लोग लिख दीजिएगा। और वर्तमान में पुस्तकालय में क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो वर्तमान में पुस्तकालय उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी कि वो पुराने जमाने में रखा करते थे, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ अपनी बातों से। पुस्तकालय अभी कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, घर में वो माहौल आपको नहीं मिल पाता है तो आप वहाँ पर जाके पुस्तकालय में जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। पुस्तकालय की महत्ता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश के गांव में पुस्तकालय देखने को, अब तो गांव में ही दोस्तों पुस्तकालय देखने को मिल जाता है। अब हर एक स्कूल में लगभग, आपको हाई स्कूल में भी दोस्तों, लगभग हाई स्कूल में अब अपना पुस्तकालय हो चुका है, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। और जो लोग किताब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, वो लोग भी पुस्तकालय पढ़ सकते हैं। तो इसलिए पुस्तकालय की आवश्यकता हमेशा बनी हुई है। और दोस्तों अंतिम सवाल है 13 नंबर के। कुछ लोग बाजार में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। देखिए, मतलब कुछ लोग बाजार आप लोग जाते होंगे, देखे होंगे कि मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस पर एक संवाद लिखने बोला है दो मित्रों के बीच में। तो देखिए, राम बोल रहा है क्या, अरे राज, बहुत दिन बाद तुम दिखाई दिए, ठीक है। तो ये आपको खुद से लिखना है, आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो राम क्या बोल रहे, अरे राज, तुम बहुत दिन बाद दिखाई दिए। तो राज क्या बोलता है, हाँ यार, लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं निकलते थे। फिर राम बोल रहा है, क्या बात तो सही है, इस कोरोना ने तो बहुत घर उजाड़ दिए। राज बोल रहा, बिल्कुल सही बोले, फिर भी लोगों की लापरवाही देखो, अभी भी बाजार में बिना मास्क के घूम रहा है। राम, आजकल के लोग बहुत ही लापरवाह हैं, परंतु हम दोनों ने मास्क पहन रखा है और वैक्सीन भी ले लिया है। राज बोला, हाँ, परंतु अभी मैंने दूसरा डोज नहीं लिया है। राम, कोई बात नहीं, जब समय आएगा दूसरा डोज भी ले लेना। और फिर राज बोलता है, हाँ, अरे यार, पढ़ाई कैसे चल रही है। राम, एकदम ठीक चल रहा है, चलो अब घर चलते हैं। राज बोला, हाँ यार चलो। तो ये दोस्तों है, और आप लोग भी कहीं निकले तो मास्क पहनकर ही निकले, ऐसा नहीं कि कोरोना हट गया है, ताकि आप सेफ रह सको और ये जो महामारी है फिर बढ़ ना सके, ठीक है। तो सभी को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बोलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इसको बच्चे आप मतलब शेयर कर दीजिएगा, बच्चे देखेंगे तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो बस मेहनत कीजिए, पढ़िए। बाकी सारी मॉडल पर दोस्तों मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस सभी कुछ अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देखिए, उसका लाभ लीजिए। और प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि हाँ, शेयर कीजिए सभी को, ताकि सभी को उसका लाभ मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उन तक नहीं पहुंच पाती है किताबें, तो उनको वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि मोबाइल तक अब सबकी लगभग पहुंच हो ही चुकी है, ताकि उससे वो अपनी तैयारी अच्छी कर सके। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।